हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बारे में जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का। एक्चुअली 80th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जो जिसका टॉपिक था हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस पर बोलते हुए, इसको एड्रेस करते हुए श्री वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जब जुडिशरी ने अपने जुरिस्डिक्शन को ओवर रीच किया है और एंक्रोच किया है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के जुरिस्डिक्शन में। उन्होंने एड्रेस करते हुए बोला कि एक तरह से हार्मनी होनी चाहिए। क्योंकि आप आगे जाकर देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर को अपना अपना काम करना चाहिए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करनी चाहिए और रेस्ट्रेंट ऑब्जर्व करना चाहिए किसी के भी जुरिस्डिक्शन में एनक्रोच करने का। उन्होंने कुछ इंस्टांसेस साइट किए हैं, जैसे कि बैन करना दिवाली पे फायरवर्क्स को, या कुछ व्हीकल का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था कि सेस लगाएंगे किसी भी तरह के कुछ व्हीकल्स के मूवमेंट पे, उनके रजिस्ट्रेशन पे। कुछ व्हीकल्स जो 10 से 15 साल पुराने हो चुके हैं उनको बैन करना, उनका यूज बैन करना, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस को मॉनिटर करना, ये सारी चीजें जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम है और इन पे लॉज बनाना लेजिस्लेचर का काम है। लेकिन जुडिशरी ने ओवररीच करते हुए या एक तरह से एक्टर्स दिखाते हुए इन सब में काम किया। उन्होंने और भी बहुत सारे इंस्टांसेस दिए, जैसे कि कोलिजियन सिस्टम जो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में भी बोला। उन्होंने कहा कि किसी और का, जुडिशरी के अलावा किसी और का रोल डिनाई करना जुडिशरी का कोलिजियन सिस्टम में, वो भी एक तरह से एक्टिविज्म है। और उन्होंने ये बोला कि जब पार्लियामेंट लेकर आई थी 99th अमेंडमेंट एक्ट में से नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन NJC एक्ट लेकर आई थी, तो उसको भी इनवैलिडेट करना भी एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म था या एनक्रोचमेंट था, क्योंकि लॉज बनाने का काम पार्लियामेंट को दिया गया और जुडिशरी पे भी लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट को है। तो ये इंस्टांसेस जो है इन्होंने साइट करते हुए बोला है कि ये सारे एंक्रोचमेंट है या एक्टिविज्म है। आपको डाउट होगा कि एक्टिविज्म और ओवररीच क्या है। एक्टिविज्म बेसिकली पॉजिटिव कनोटेशन में लेते हैं, जबकि ओवररीच लेते हैं नेगेटिव कनोटेशन। मतलब इस केस में भी एक्टिविज्म हुआ है, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स जनरली नेगेटिव रहे हैं। तो देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म है प्रोएक्टिव रोल जो जुडिशरी प्ले करती है। मतलब प्रोएक्टिव रोल का मतलब कि कई बार वो लेजिस्लेचर का काम करने लग जाती है ताकि सोशल जस्टिस प्रमोट हो सोसाइटी में। तो ये एक्चुअली क्या करेगी कि जैसे लॉ बनाना तो पार्लियामेंट का काम है या लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन उस पे भी गाइडलाइंस देने लग जाएगी, उस पे भी जजमेंट दे देगी कि ये करना चाहिए, ये होना चाहिए सोसाइटी में। तो इस तरह का जजमेंट जो होगा वो जुडिशियल एक्टिविज्म में आएगा। तो बेसिकली क्यों करती है जुडिशरी? जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी करती है इसलिए ताकि जस्टिस प्रमोट हो सोसाइटी में, क्योंकि अल्टीमेटली जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस इंश्योर करना। लेकिन ऐसा करते हुए कई बार जुडिशरी नेगेटिव जजमेंट दे जाती है या फिर एनक्रोच कर जाती है एग्जीक्यूटिव के रोल को या उसके जुरिस्डिक्शन को। तो उस केस को हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। अब जानते हैं कि ये जुडिशरी का जो जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल है वो कब से आया। तो आप देखेंगे कि ऐसे तो जुडिशियल एक्टिविज्म पहले से भी होता आ रहा था, लेकिन जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली जो इंक्रीज हुआ है जुडिशियल एक्टिविज्म में वो हुआ है PIL के आने के बाद। PIL एक तरह से जुडिशरी को एक रोल प्रोवाइड करती है जिसमें जुडिशरी क्या है, सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है किसी भी इंसिडेंट का, किसी भी तरह के एक्ट का जो उसे लगता है कि सही नहीं हो रहा है सोसाइटी में। और PIL के थ्रू क्या किया था जुडिशरी ने, किया था कि लोकस स्टैंडाई वाला क्लॉज भी हटा दिया था। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी तरह का केस फाइल करते हैं तो आपका इंटरेस्ट होना उसमें जरूरी है, लेकिन इसका लोकस स्टैंडाई का क्लॉज हटाने के बाद
क्या हुआ कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोसाइटी के जस्टिस के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए सोसाइटी के लोग पीआईएल फाइल करने लगे, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इस तरह के केसेस आने लग गए। पीयूसीएल भी बहुत केसेस फाइल की है क्योंकि वो लोकस स्टैंडाई वाला क्लॉज हटा दिया। बहुत बार जुडिशरी क्या करती है, न्यूज़पेपर से ही कुछ पिक कर लेती है न्यूज को और सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है। तो देख रहे हैं कि कैसे पीआईएल क्लोजली रिलेटेड है जुडिशियल एक्टिविज्म से। तो आपको लग रहा होगा कि क्या दिक्कत है अगर जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो इंश्योर कर रही है सोसाइटी में जस्टिस को, लेकिन ये सही नहीं है। देखते हैं क्यों। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर नीडेड है सोसाइटी में, किसी भी स्टेट की पॉलिटी में। रीजन उसका ये है, ये जो डॉक्ट्रिन आता है ना सेपरेशन ऑफ पावर का, ये मॉन्टेस्क्यू जो फ्रेंच फिलोसोफर थे उनसे आता है। इनका कहना है कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहेगा, मतलब सबका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा, सबका अपना अपना कार्यक्षेत्र नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि एक ही इंस्टीट्यूशन जैसे जुडिशरी है वो कॉन्सेंट्रेशन कर देगी पावर का। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अगर एग्जीक्यूटिव का काम हो जाए लॉ बनाना, तो क्या होगा। अभी पार्लियामेंट लॉ बना रही है ना, अभी जो डिबेट होता है यही होता है ना कि एग्जीक्यूटिव जो है वही लॉ बना दे रही है, या जो पार्टी रूलिंग में है वही लॉ बना दे रही है, और ऑपोजिशन को से नहीं है। ऑपोजिशन बहुत माइनॉरिटी में रिड्यूस हो जाने की वजह से वो ऑपोजिशन अपना से नहीं रख पा रही है। तो बिल क्या है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की वजह से बिल पास हो जा रहे हैं, एक्ट बन जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के फंक्शन को ही डिनाई कर दे रही है ना। पार्लियामेंट का फंक्शन क्या था कि डिबेट होनी चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए, ताकि सच मतलब सही चीज सोसाइटी के लिए जो सही है, सारे स्टेक होल्डर्स का से होगा। एमपीज बेसिकली क्या है, एमपीज किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जिन्होंने भी उन्हें वोट किया होगा वो उनके इंटरेस्ट को दिखाएंगे। लेकिन क्या हुआ, अगर एग्जीक्यूटिव जो कि मतलब मेजॉरिटी होगी 51 प्लस जिनका भी स्ट्रेंथ होगा, वो लॉज बनाने लग जाएगी, तो क्या होगा कि जो 49 लोग हैं उनका इंटरेस्ट रहेगा नहीं सोसाइटी लॉज में, लेजिस्लेशन में। सिमिलरली क्या है, इसी चीज को देखते हुए मॉन्टेस्क्यू ने बोला था कि सेपरेशन ऑफ पावर होना जरूरी है, मतलब एक एग्जीक्यूटिव का कंसंट्रेशन होना सही नहीं है। जैसे कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि बीजेपी की मेजॉरिटी होने की वजह से कई बार बहुत सारे बिल्स इन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर नहीं किए हैं। तो क्या हुआ, डिस्कोर्स और डिबेट नहीं हुई है। आप देखेंगे कि कैसे कैसे 2014 से धीरे धीरे पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना कम होता जा रहा है। आप उसको ग्राफ भी दे सकते हैं जो कि आई थिंक एडीआर ने निकाला था या फिर पीआरएस का डेटा था, मैं एक बार कंफर्म करके आपको बता दूंगी। दूसरा क्या है कि आर्टिकल 50 खुद प्रेस्क्राइब करता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। तीसरा, ये बहुत सारे जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें इन्होंने होल्ड किया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि केशवानंद भारती केस में आया था, और जो आयर कोहला केस में भी टाइम टू टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो देखेंगे कि आप आर्ग्यूमेंट अगर देंगे तो आप देखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म सही नहीं है क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। तो उसमें लिखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। ये लिखने के बाद अगर उसे ब्रैकेट में लिखेंगे एज स्टैब्लिश्ड बाय आयर कोहला केस, केशवानंद भारती केस, that this is a basic structure of the constitution, तो आपका मार्क्स ज्यादा आएगा क्योंकि आप एग्जामिनर जो भी चेक करेगा आपका कॉपी तो उसे लगेगा कि आप वेल रेड हैं। ठीक है, अब चेक एंड बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी भी पॉलिटी या किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। आपने देखा होगा यूपीएससी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछती भी है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किस डॉक्ट्रिन पे, किस प्रेमाइस पे काम करता है, चेक एंड बैलेंस की प्रेमाइस पे काम करता है। मतलब बहुत से डिफरेंट ऑर्गन्स हैं एक पॉलिटी में, एक स्टेट में, तो वो स्टेट एक दूसरे का ज्यूरिसडिक्शन नहीं ओवररीच करें, या वो दूसरे के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ जाए, या वो कोई ऐसा काम नहीं करने लग जाए जो
सही नहीं है, उसके लिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो चेक एंड बैलेंस का काम करेगा। मतलब वो आपके पावर को कर्व करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि आपके फैमिली में चेक एंड बैलेंस का काम है। मतलब आप जब आपके सिबलिंग्स होंगे तो अगर आप कुछ गलत करने जाएंगे तो आपको पता है कि आपका सिबलिंग आपको आपकी ये पावर को कटेल कर देगा, कैसे कैसे कैसे, जैसे कि आपकी मम्मी को बता देगा। तो वो चेक एंड बैलेंस का काम है। इसी ऐसा ही जॉइंट फैमिलीज में भी बोलते थे कि एक तरह से वो सोशल एजेंसी था बच्चों को सिखाने का। तो सिमिलरली जो ये चेक एंड बैलेंस का नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। फिर जो अगला रीज़न है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्यों होना चाहिए, उसका एक रीज़न ये भी है कि जुडिशरी को पॉपुलर मैंडेट नहीं है, आपने उन्हें इलेक्ट नहीं किया है आपके लेजिस्लेशन बनाने के लिए, तो वो सही नहीं है अपने पार्ट में किसी भी तरह का कानून बनाने के लिए। तो ये भी एक रीज़न है। और वो बहुत बुक एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं लेकिन वो लोगों के भावनाओं को नहीं समझते, लोगों का क्या इच्छा है वो नहीं समझते। उसे तो एमपीज या एमएलएज या जो भी लोग इलेक्ट हुए हैं वो समझेंगे। और नेक्स्ट रीज़न क्या है कि इस तरह के एक्टिविज्म में इश्यूज ये हैं कि सब्जेक्टिविज्म को प्रमोट करता है। मतलब आज मैं जज हूं, कल कोई और जज होगा, तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे डिसीजन लेगा ना, अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी, जिस भी तरह से वो सोचता होगा, कई बार वो किस जगह से आता है उससे भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होगा। इसलिए सब्जेक्टिविज्म आपने देखा होगा कि बहुत बार ओवरटर्न कर देती है जुडिशरी किसी भी तरह के जजमेंट को, जैसे नालसा वाला जजमेंट, नास फाउंडेशन वाला जजमेंट था जो कि ओवरटर्न किया था और फिर 377 जुडिशरी ने हटा दिया था। तो ये क्या हुआ कि उस टाइम पर जुडिशरी को लगा कि पॉपुलर मूड इस चीज के अगेंस्ट है 377 के, मतलब 377 रिमूव करने के, तो उन्होंने सब कुछ एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दिया। और उसके बाद जब इन्हें लगा कि पॉपुलर मूड भी कहीं ना कहीं ये चीज फेवर कर रहा है कि 377 हटा देना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए, तो उन्होंने 377 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो ये सब्जेक्टिविज्म है, पॉपुलर मूड से ड्राइव होता है। वैसे ही अगर जुडिशरी सब कुछ करने लग जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है कि एग्जीक्यूटिव और सुप्रीमेसी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो ऐसे तो जुडिशियल सुप्रीमेसी हो जाएगी ना कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की जगह पे, क्योंकि जुडिशरी कुछ भी बोलेगी अंडर सेक्शन 140 अंडर आर्टिकल 142 है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऐसे तो उसको भी अंडरमाइन कर सकती है। तो ये जरूरी है। क्यों जरूरी है सेपरेशन ऑफ पावर हमने देख लिया। अब देखते हैं कि रीजंस क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। पहला तो 144 है जो जुडिशरी को पावर देता है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए जुडिशरी कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकती है। दूसरा जो हमने बताया ही था कि पीआईएल और एसएलपी भी है, जब लोगों को लगता है कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू नहीं आ सकते हैं तो एसएलपी के थ्रू आ जाएंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 32 भी एक रीजन है, जो कि क्योंकि जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करने के लिए कई बार एक्टिविज्म शो करती है। ये भी एक है डीपीएसपी और प्रीएम्बल जो स्टेट को डायरेक्टिव देता है कि स्टेट इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस इंश्योर करे, तो उसके लिए भी जुडिशरी एक्टिविज्म शो करती है। तीसरा और लास्ट एक रीजन जो है ये है कि कई बार एग्जीक्यूटिव अपना रोल या लेजिस्लेचर अपना रोल अच्छे से नहीं प्ले कर पाती है तो जुडिशरी को आना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कोalition पॉलिटिक्स के टाइम पर या कोalition में होती है जब गवर्नमेंट, तो ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। 2007 का जो 2007 या 6 का जो केस है प्रकाश सिंह बादल केस में भी जुडिशियल एक्टिविज्म ही दिखा था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब कोalition पॉलिटिक्स होती है या कोalition गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट डिसीजंस नहीं ले पाती है, तो कहीं ना कहीं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जुडिशरी आती है। पॉजिटिव जजमेंट्स देख लेते हैं। विशाखा केस की जो गाइडलाइंस थी, जो सेक्सुअल हरासमेंट भी थी, उस पे एक एक्ट भी आ गया, 2013 में एक्ट आया है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला। फिर ओल्गा टेलेस केस जो है, ओल्गा टेलेस जो केस है राइट टू लाइवलीहुड के लिए था,
ये बेसिकली स्लम ड्वेलर्स और पेवमेंट पे जो लोग रहते हैं उनके लिए था। उनको हटाने का डिसीजन को उन्होंने वो कर दिया था, रिवोक कर दिया था। फिर पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, राइट टू फूड वाला जो केस है जिसमें पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। नेक्स्ट लिली थॉमस केस है। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव जजमेंट्स है। लिली थॉमस केस आप सबको पता, आरपीए 1951 में जो सेक्शन 8 के अंडर करप्शन के चार्जेस के लिए था। इसमें यह था कि अगर कन्विक्शन के बाद भी पॉलिटिशियन अपील कर सकता था, लेकिन जुडिशरी ने बोला जैसे ही डिसीजन आएगा उसके बाद ही जेल हो जाएगी और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मेंबरशिप भी उसकी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी तुरंत ही, इमीडिएट इफेक्ट से। उसे अपील करने का चांस मिलेगा भी तो तुरंत, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नोटा केस था, राइट टू डिसेंट। पहले पार्टिसिपेशन, अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि हमारी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हाँ उन्हें डिसेंट करने का भी राइट है। पहले डिसेंट करने का था नहीं, कुछ और एक क्लॉज हुआ करता था, फॉर्म वॉर्म फिल करना पड़ता था। आप सीधा आप नोटा प्रेस कर देंगे तो आपको दिखेगा कि एक तरह से ये मॉरल प्रेशर बिल्ड करता है पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी पर कि आपके कैंडिडेट को सिलेक्ट, आपके किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया गया है। नालसा वर्सेस यूआई का केस जो है, जिसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर, मतलब ये सारे ये सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए था। नवतेज सिंह जो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो 377 का जजमेंट, सेक्शन 377 को हटाया गया था। तो ये सारे जुडिशरी के बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, बहुत पॉजिटिव जजमेंट्स हैं। ये जजमेंट्स आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये आप कोट कर सकते हैं जब भी जुडिशियल एक्टिविज्म का आए या जुडिशरी के किसी रोल पर आए, तो आप कुछ 2-3 जजमेंट्स लिखेंगे तो लगेगा कि हाँ जुडिशरी के बारे में आपने पढ़ा। फिर कुछ नेगेटिव जजमेंट्स हैं। नेगेटिव प्रेसिडेंट्स क्या है? सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो SC/ST एक्ट पे जो इनका जजमेंट था, उसके बाद देखा ही था आपने कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लग गए थे। सेकंड जो है एनजीटी केस में, इन्होंने व्हीकल जो भी एनजीटी ने बैन कर दिया था कि 10 से 15 साल के जो भी व्हीकल, पुराने व्हीकल्स हैं उनको बैन कर दिया जाए दिल्ली में। तो लेकिन ऐसे जजमेंट के बाद जुडिशरी ये नहीं देखती है ना कि लोगों को कितनी परेशानी होगी। अब 10 से 15 साल के व्हीकल को क्या करें? हाँ, मानते हैं कि इससे पोल्यूशन कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इस तरह के स्ट्रिंजेंट जो गाइडलाइंस है या स्ट्रिंजेंट ऑर्डर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिक को हार्म करते। आपने किसी की इकोनॉमिक कंपल्शन को नहीं देखा कि वो 10 से 15 साल एक ही व्हीकल को क्यों चला रहा है। ऐसे ही राजेश शर्मा केस में 498A में कुछ चेंजेस करे थे, उसमें भी ये डाउरी एक्ट से रिलेटेड है। सिमिलरली लिकर को बैन कर दिया था हाईवेज के अलोंग, तो उसका अदर वे राउंड ढूंढ लिया था लोगों ने, दूसरे साइड चला दे रहे हैं, गेट दूसरे साइड कर दे रहे हैं। ऐसे ही एविक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में। तो इस तरह के एग्जाम्पल शो करते हैं कि जुडिशरी कई बार एलिटिज्म शो करती है, उसे नहीं पता कि कॉमन पीपल को क्या परेशानी हो रही है, तो वो बहुत ऐसे ही रैंडम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ डिसीजन ऐसे लेती है जिसमें वो लोगों के पेन्स, कंपल्शन, वो सब ध्यान में नहीं रख पाती है। देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म के जो एक्टिवेटर्स हैं वो कौन कौन हैं। जनरली हैं सिविल राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब PIL कर रहे हैं, ये लोग कोर्ट के डोर नॉक कर रहे हैं, तो जुडिशरी जनरली स्टेप कर जाती है इन सब उसमें एरियाज में। लेकिन क्या होना चाहिए? आपने देखा नेगेटिव प्रेसिडेंट्स, पॉजिटिव जजमेंट्स कोर्ट के। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ने जो बोला 80th ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो था प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का, तो इन सब को करने के बाद आप देखिए कि क्या होना चाहिए। 2007 में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा था कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट देनी चाहिए, सारे जजेस को ट्राई करना चाहिए कि वो ओवरटेक ना करे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को। और इनका कहना था कि जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो एडवेंचर कब मिस एडवेंचर बन जाए।
क्योंकि जैसे कि आपने देखा एनजीटी ने जो जजमेंट पास किया था बैन करने का, तो वो एक तरह से मिस एडवेंचर था, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि पेन कितना होगा, लोगों के पास पैसा है भी या नहीं नई गाड़ी खरीदने का, हो सकता है लोगों की मोबिलिटी को लॉस हुआ होगा, बहुत सारी दिक्कतें हुई होंगी, किसी के इकोनॉमिक लॉस हुए होंगे कि 10, क्योंकि उनके पास एक ही गाड़ी है और वो अब ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, वो अपने काम पर नहीं जा सकते हैं, तो ये पेन लेने पड़े होंगे। जो कनेक्टिविटी मेट्रो हर जगह नहीं जाती है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो आप कंक्लूड ऐसे ही कर सकते हैं कि 2007 में जो जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म मस्ट नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म। ये सब आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं? ये आप यूज कर सकते हैं गवर्नेंस में। ये एक्चुअली जुडिशियल एक्टिविज्म को मैंने कवर कर दिया। मैंने लक्ष्मीकांत से भी इनपुट्स लिए हैं, मैंने कुछ न्यूज़पेपर से भी इनपुट्स लिए हैं, एक्सप्रेस, हिंदू, इन सब से इनपुट्स लिए हैं, और मैंने बहुत जगह गूगल करके भी इसको बनाया है। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.